अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त पुलडोडा के ठीक कुछ किलोमीटर दूर घड़सू के इलाके में मौजूद हूँ। हालिया दिनों में बर्फ़बारी की वजह से पहाड़ी इलाका जात के कई जो है लोगों के घरों का काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी में अगर बात की जाए घड़सू इलाके की, तो यहाँ तकरीबन 18 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। साबिका एमएलए अब्दुल मजीद वानी साहब इस वक्त इन लोगों के यहाँ आए दौरे पर और उन लोगों को कुछ राहती इक़दामात उठाते हुए राशन तकसीम किया। इसके अलावा यहाँ के लोगों के साथ मुलाकात भी की। बाकी मज़ीद इनके साथ हम कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आज यहाँ पे आए तो क्या लगा इनको, कि ये फैमिलीज़ किस तरह से रह रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट का स्कूल है, एक बिल्डिंग जिसमें तकरीबन 12 फैमिलीज़ को एक एक कमरे में रखा गया है। इस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। तो अब्दुल मजीद वानी साहब, पहले तो काफ़ी देर के बाद हम आपके साथ बातचीत करने के लिए जो है आ गए हैं और आप हमें टाइम दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से आज आप यहाँ पे आए, कुछ राशन तकसीम किया, बाकी चीज़ें हैं, पूरा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ही डिटेल बताइए, क्या पाया आपने यहाँ पे? देखिए, ये हमारे लोग हैं और इन लोगों के पिछले दिनों इनके घर चले गए और आपको मालूम है कि हमारे इलाकों के अंदर बर्फ़ से, बारिश से, ज़लज़लों से हमेशा नुकसानात हुए हैं। और जो डोडा के करीब में, डोडा के नज़दीक में ये गांव है जहां ये लोग 100 साल से बस रहे हैं। क्योंकि हम छोटे भी होते थे तब भी देखते थे, हम पढ़ते थे तब भी देखते थे, यहाँ के लोग मजदूरियाँ करते थे, मजदूर लेके लकड़ियाँ बेचने आते थे डोडा के अंदर, जो बुज़ुर्ग थे यहाँ के। तो ये नागहानी आफत किसी को भी किसी जगह में आ सकती है और सो नागहानी आफत की ज़द में ये लोग आ गए। अल्लाह ताला का फजल है कि ये इनको जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बाकी तो इनके घर, इनका जायदाद, इनके रहन सहन सारा जो है ख़त्म हो गया, चला गया। तो इस ज़मन में सरकार को ऑन टोज़ काम करना चाहिए कि जहाँ रिहैबिलिटेशन है, जहाँ प्रोविज़न है, जहाँ हमारे मौजूद इक़दामात हैं जिनके आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंदर रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम है जो सरकार को इमीडिएटली करना होता है। तो जैसे आपने ज़िमनन बात की कि ये 18 फैमिलीज़ जो हैं, और आज अगर एवरेज से भी हम ले लेंगे तो 10 लोग एक फैमिली के अंदर होते हैं। तो मेरे अंदाजे से अगर ये 180 लोग हैं 18 फैमिलीज़ के अंदर, तो ये 2 स्कूल के 2 कमरों में कैसा गुजारा कर सकते हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये नामुमकिन है। तो उसके लिए सरकार को, देखिए, ये अदारा स्कूल बिल्डिंग थी तो इन 2 कमरों में बड़ी मुश्किलात के साथ ये लोग इस वक्त गुजारा खड़े खड़े कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे, सो भी नहीं सकते हैं और बैठ भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, रह भी नहीं सकते हैं। ये तो एक 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 तल्ख हकीकत है कि 2 कमरों के अंदर 150 फैमिली का रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार को इमीडिएटली इनको रिहैबिलिटेशन, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के मद में इनको दोबारा बसाने की कोशिश करनी चाहिए। इनके मकानात बनने चाहिए। अगर इनकी छत होगी, इनके बच्चे बच जाएंगे, इनकी फैमिलीज बच जाएंगी और इनको मौका मिलेगा अपना काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। ये इलाका जो है, आपको मालूम है कि इस इलाके के अंदर ये लोग मजदूरी पेशा लोग हैं और सरकार को ये भी सोच के चलना चाहिए था कि
अगर ये लोग अपना काम करते हैं तो अगर इनके घर चले गए तो हमको इनके घरों को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। और जब घर होगा, जब किसी के ऊपर छत होगी तो वो कोई काम भी कर सकता है। तो सरकार को चाहिए इमीडिएट इन फैमिलीज़ को रिलीफ देना, रिहेबिलिटेशन देना। रिलीफ का मतलब नहीं है कि आप टेंट दोगे, ये गर्मियाँ तो है नहीं, और वो भी गर्मियों वाले टेंट देकर आप कहोगे लोगों को, फैमिलीज़ को आप उनमें रुको, कैसे रुकेंगे? तो अच्छे से शेल्टर्स दे दें इनको, शेल्टर्स बना के दे दें, मकान बना के दे दें। ज़रूरी क्या है, हमारे पास प्रोविजंस हैं। आप उन्हीं के तहत, डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने पहले भी बात की थी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने टीम एक भेजी थी। मैं आज भी आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को कहूँगा कि इनके मकानात का बंदोबस्त कीजिए। यार एक फैमिली को मकान दे दीजिए। PMAY आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं तो NDRF SDRF के पास आपके पास मद हैं, रेड क्रॉस के आपके पास मद हैं। किसी मद से भी आप मदद कीजिएगा, इन फैमिलीज़ को रिहेबिलिटेट कीजिए। देखिए अभी काफ़ी दिन हो गए हैं इन लोगों को अपने मकानात छोड़ करके स्कूल बिल्डिंग में रहना। तो यहाँ पे और भी दीगर जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए और कांग्रेस से आप यहाँ पे आए हो। लेकिन अगर बात करें जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जिनको आप कह रहे हो कि उनको करना चाहिए, उनका कोई यहाँ पे नहीं आया। और साथ ही उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से वो कोरोना पे अक्सर जब उनके साथ कोई बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बाकी सारी जमातें तो कोमा में चली गई थी। तो क्या वाकई कोमा में चली गई थी और आजकल ही जो है कोमा से उठी हैं जमातें, या वो लोग किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनका क्या हाल है तमाम दुनिया जानती है कि झूठ के पाँव नहीं होते। वो दुनिया जानती है कि कोरोना हुआ, इसमें शक नहीं है। कोरोना एक बीमारी, एक वबा की सूरत में वो तमाम दुनिया के अंदर हुई, लेकिन इनके लिए कोरोना नहीं है। जबकि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए पंजाब जाते हैं, इनके लिए कोरोना नहीं है कि ये यूपी के अंदर कैंपेन करते हैं, इनके लिए कोरोना नहीं है कि ये झारखंड के अंदर कैंपेन करते हैं। ये इनके लिए कोरोना सिर्फ है गरीबों के पास जा नहीं सकेंगे, गरीबों का काम नहीं कर सकेंगे। ये कैसे काम करेंगे? इनके पास कोई प्रोग्राम है नहीं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, इनकी पॉलिसी जो है वो अपने घरों के लिए है। ये कोमा की क्या बात करेंगे? कोमा में तो ये चले जा रहे हैं, देखते जाइए आने वाले वक्त में ये कोमा में जाएंगे, लोग इनको कोमा में भेजेंगे। लेकिन हमारा ताल्लुक जो मेरा यहाँ आने का है, ये मेरे लोग हैं। मैंने कोई इनको एहसान न मैं वोट के लिए इनको कभी कहा है, न मैंने कभी यहाँ कैंपेन की है वोट की। ये सामने है, ये हमारे लोग हैं। हम बचपन से चले आए हैं, डोडा में रहते थे तो अक्सर सलाम दुआ थी। मैं आज आया हूँ, मैं आज इसलिए आया हूँ कि बहैसियत इनके परिवार के एक सदस्य के, एक हिस्से के, मैं यहाँ आया हूँ कि मैं कुछ नहीं करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है और वही मदद करेगा। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि ये लोग जो है जहाँ झारखंड जाएंगे, यूपी जाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे इंतखाबात और इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे कोरोना इनको नहीं दिखता है, लेकिन गरीब लोगों को तंग करने के लिए कोरोना होता है। अगर बात की जाए दीगर ममालिक की जहाँ पे कोरोना की वबा आई थी, और अगर बात करें चाइना की जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे इसका सारा सिस्टम, सारा दबाव और लोगों के अंदर से सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। वहाँ पे फिर से तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन वाहिद हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पर कोरोना को उन टाइमों पे लाया जाता है जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, जब बच्चों को पढ़ाना होता है या पढ़ना होता है, उस टाइम ये कोरोना आता है। और बाकी अगर कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई मेला हो, या कोई सियासी तकरीर का कोई बहुत बड़ा वफद हो, या कोई जमात हो, उस दरमियान ये कोरोना कहाँ चला जाता है। और जब स्कूली बच्चों की बात आती है या जो ताजिर लोग हैं उन लोगों का जो बात आती है, उस वक्त ही ये कोरोना आता है। जिस तरह से आजकल भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी
किसी जगह कहीं पे भी इनको अगर डेवलपमेंट की बात पूछोगे कि आप लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या डेवलपमेंट की, क्या लोगों के क्या लोगों के काम किए, कार्य किए, तो उसमें ये उस वक्त कोरोना की बात करेंगे। डेवलपमेंट तो इनकी ज़मीन पे कहीं किसी जगह है नहीं, और वो लोग बखूबी जानते हैं कि इनके हालात किस कदर ख़राब कर दिए गए। जबकि उस वक्त साबका सरकार, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम में सरकार थी, तब मनरेगा यहाँ शुरू हो गया था, गरीबों को रोज़गार। वो मनरेगा कहाँ गया? वो तो एक्ट था। एक्ट को तो प्रोविज़न ये है कि बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो करनी है, चाहे कोई सरकार भी आए। लेकिन उसकी वो मनरेगा का कहाँ प्रोग्राम गया? क्योंकि अगर मैं आज की डेट में पूछूंगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का क्या हुआ, कहाँ गए? उस वक्त उनको कोरोना है। जिस वक्त मैं कहूँगा क्या शुवा रोड में ब्लैक टॉपिंग हो गई, उस वक्त कोरोना है। जिस वक्त ये रिहैबिलिटेशन की बात आती है, जिन लोगों के घर गए, उजड़ गए, उन लोगों की रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे, उस वक्त कोरोना है। तो कोरोना ठीक है, कोरोना बीमारी है, वो सबको लेगी, सबको आएगी, सबको चली जाएगी। लेकिन ये डेवलपमेंट का कोरोना, जब लोग कोरोना बनकर इनको पूछेंगे, तो वो आप देखेंगे जब इलेक्शन होंगे तभी इनको कोरोना ऐसा हो जाएगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। साबिका जो है साबिका एमएलए डोडा अब्दुल मजीद वानी साहब थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ के लोगों से भी जानकारी लेते हैं जो आज यहाँ पे साबिका एमएलए आए थे। तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आज यहाँ पे आए और काफ़ी दिनों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सियासी जमातें हैं, क्या वो लोग आपके पास आए या नहीं, और ये आए तो किस बुनियादों पर आप देखते हैं इन चीज़ों को? जी सर, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आज हमें कोई 20-25 दिन के करीब हुए सर इधर, तो शुक्रिया अदा करते हैं हम मजीद वानी साहब का, जिन्होंने की हमारी मदद की गरीबों की। और हम यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारे साथ अच्छा करेंगे हम उनके साथ अच्छा करेंगे। अब ये अल्लाह ताला की मर्जी थी सब सर। देखिए यहाँ पे हैं चाचा जी, आप भी क्या इसी स्कूल में रह रहे हो? नहीं सर, मैं डोडा पे रह रहा हूँ, मेरी लड़की यहाँ पर है। इनका बुरा हाल है यहाँ पर बज रहा। बच्चे भी यहाँ पर बीमार हो गए, सर्दी में बहुत मुश्किल हो गई। तो यहाँ पे जो आजकल रूलिंग पार्टी है या जिला इंतजामिया है, उन लोगों के पास आप लोग गए या कुछ उनके साथ बातचीत हुई? वो बस इस तरह करें आजकल बस। तो आज जो यहाँ पे आ रहे हैं कुछ राशन वगैरह, इससे कुछ होगी? इसके हम करेंगे, शुक्र करा इसका थोड़ा मदद की इसके मानी साहब ने हमको आके, बहुत शुक्रिया इसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं एक्स सरपंच कमरदीन परियोद से आया हूँ जनाब। अच्छा, तो जैसे कि आज यहाँ पे कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे और यहाँ पे कुछ लोगों को राशन भी दिया गया। यहाँ की जो फैमिलीज़ 18 हैं उनके लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से जो है अपील की गई कि उनको मकान दिया जाए, उनको कुछ रिहायशी चीज़ें दी जाएँ। तो क्या लगता है आपको कितना? जी, आज हमने शाम को प्रोग्राम किया। मजीद साहब ने कहा कि तमाम वर्करों को बुलाया गया कि आप आइए, और हमने गड़सू जाना है। गड़सू 18 फैमिलियाँ जो है इस वक्त जो खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं। स्कूल में जो है 18 फैमिलियाँ एक स्कूल में 2 कमरे में कैसे रह पाएंगी जब कोरोना है? अगर इतनी बड़ी हुकूमत है इस वक्त यहाँ पर एक्स एमएलए हैं यहाँ के, इनकी रूलिंग पार्टी दिल्ली में चल रही है। अगर ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हमारे एक्स मंत्री क्या कर पाएंगे यहाँ पर? हम लोग जो हैं रल मिल के हमने इकट्ठा होकर सारे हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया कि हम इनकी मदद करें जाकर। पार्टीबाजी अलग रही, पार्टी अपनी जगह रही, मगर हर आदमी ने इनके आगे आना चाहिए। ये जो नुकसान जो इनका हुआ, ये NHDCL ये जो रोड का काम कर रहे हैं, इसकी कटिंग की वजह से ये नुकसान इन लोगों का हुआ। अगर वो कटिंग नहीं करते, वो पानी जो दलदल वहाँ नहीं बनता कटिंग के वजह से, और ये सारा नुकसान जो है कंपनी को भरना पड़ेगा। हम अपील करते हैं DC साहब से, गवर्नर साहब से कि कंपनी जो है ये NHDCL कंपनी जो है पूरी भरपाई जो है ये कंपनी करनी चाहिए। नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों को। हम इनको जरा मुबारकबाद देते हैं कि चलो मजीद वानी साहब यहाँ आए और इनका शुक्रिया अदा किया और इनको कुछ थोड़ी सी राहत दी।
ऐसे 2-2, 4-4 किलो का आटा, 10-10 किलो आटा दिया, और उसके बाद देखेंगे आगे के लिए क्या होगा। आगे जो भी हम तक होगा हम मजीद वानी साहब को बोलेंगे, आगे इनको और मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे यहीं घरसू के लोग जो इस वक्त स्कूल में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, आगे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बिल्डिंग के अंदर ये लोग रह रहे हैं। फिलहाल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके के हालात बने हैं बर्फबारी की वजह से, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया अभी तक टस से मस नहीं है। जो मौजूदा सरकार है उनके भी लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, जैसे कि यहाँ के लोग जानकारी दे रहे हैं। साबिका एमएलए अब्दुल मजीद वानी जी का यहाँ आना और लोगों को राशन वगैरह कुछ दे देना, इनको राहती इक़दामात दिए हैं। इससे कितना इन लोगों को राहत मिल सकती है ये खुद आप जान सकते हैं। जायज़े के लिए आप भी तबसरे में बता सकते हैं। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।